ये सीधी बात, उन्होंने ये पढ़ा नहीं है, उनके लिए दिखाने का अभी कि जब खत्म ना चला कुछ ना कुछ। ठीक है, अपन लोगों को आज क्या पढ़ना है वो देख के बता दूँ बस। टोटल आज पढ़ना ही नहीं है, खत्म करना जितना भी है टोटल ध्यान से देखना। अच्छा, मैंने सबसे पहली बात तो मैं एक बार बस चेक कर लेना चाहिए, ज़्यादा से रहेगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाने में सबसे पहला पॉइंट क्या था, मतलब चैप्टर शुरुआत कहाँ से हुई ये बता देखो। सबसे पहले क्या लिखवाया था, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखवाई है। डेफिनेशन क्या थी उसकी, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बो, मतलब लॉन्ग चेन जिनमें क्या क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं और अल्डेहाइड ग्रुप पाए जाते हैं, उनको अपन लोग क्या, अल्डेहाइड और कीटोन पाए जाते हैं, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सेम टू सेम वैसे करके लिखना प्रोटीन। मैं तुम्हें बस ऐसे करके भाई हिसाब किताब में बोलूँ, दुनिया में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, हमारी किताब में कितने हैं, 23 अलग अलग नाम है प्रोटीन्स के। तुम्हें याद करने नहीं, याद नहीं करने, बस बता रहा हूँ ऐसे करके कितने पाए, अरबों खरबों प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग फंक्शनिंग है। बात है कि प्रोटीन का बायोलॉजिकल फॉर्मूला क्या है। प्रोटीन बायोलॉजिकली जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा C6H12O6, प्रोटीन का फॉर्मूला जानता तुम में से कोई आज तक? मतलब हमने ग्लूकोज को इतना महत्व दे दिया कि हमारे हिसाब से प्रोटीन कोई वैल्यू नहीं है। प्रोटीन आज तक सुना पड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो वो ध्यान सुने कि खेल काफ़ी ठीक जाके निकलेगा। सबसे पहली काम की चीज़ तो सभी लोग प्रोटीन की डेफिनेशन लिखेंगे और कंटिन्यूसली लगातार बहुत से छोटे छोटे पॉइंटों में ट्रेवल करेंगे। सबसे पहली चीज़ ऑल, फिर ऐसे और मतलब ऑल ठीक है, पर मैं तो मॉडिफाइड लिखूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। द लॉन्ग चेन्स ऑफ alpha amino acid, the long chains of alpha amino acids are called proteins, मतलब अल्फा अमीनो एसिड की चेन्स को अपन लोग प्रोटीन्स कहते हैं। लोग बहुत सिंपल वर्ड में लिखा, अल्फा अमीनो एसिड्स को हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। अल्फा अमीनो और एसिड, पहली बात तो अमीनो का मतलब कुछ NH2 से होता होगा, एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है, और लॉन्ग चेन का मतलब तुम समझते हो कार्बन की चेन्स का होना। ये जो अल्फा वर्ड है इस पर बहुत ध्यान देना, अल्फा का मतलब समझे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें इस पूरी बात को एग्जाम्पल लेंगे, ये एग्जाम्पल लेंगे, ये जनरल फॉर्म है। आर कार्बन की चेन, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। हाँ भाई, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक। उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं अपन लोग, अल्फा कार्बन। मतलब डबल बॉन्ड वाले केस में तो बोलते हैं बगल वाले को अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड हो की केस में। वरना जो जैसे ये वाला खुद से पूछेगा, ये लिखा है CH3 CH2Cl, इसमें अल्फा कार्बन कौन है, यही है, इस पे Cl लगा है। ये वाला कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन है। लेकिन डबल बॉन्ड वाले केस में बगल वाले को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा पे लगी होती है NH2। तो ये जो शेप है ये प्रोटीन की शेप है। मतलब ओरिजिनली अपन लोगों ने ग्लूकोज बहुत बार सुना है, आज पहली बार प्रोटीन को देखा है। तो वो ध्यान से देख लें कि अल्फा अमीनो एसिड का क्या मतलब है। वही सीधी बात है कि आर यानी कि लॉन्ग चेन, एसिड यानी कि C डबल बॉन्ड OH, और बगल पे क्या लगा हुआ है, अमाइन। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। मतलब कार्बन की साइड वाले पर अमाइंस का होना। ऐसे करके प्रोटीन पढ़ेंगे और ऐसे करके न्यूक्लिक एसिड। पहले तुम लोगों ने ग्लूकोज पढ़ा, वो फिनिश किया, अब इसको। अच्छा, अब इसमें भी कुछ काम की बात है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ प्रोटीन के एग्जाम्पल सुने। लोगों ने कोई शैम्पू वैम्पू का एडवर्ट देखा है, कौन से का ऐड देखा ये बता चलो, हैं कौन सा, क्लिनिक प्लस। अच्छे के चलो क्लिनिक प्लस, और बताएं, पेंटीन और डव। सबसे महंगा कौन सा साबुन है इनमें, मतलब शैम्पू सबसे महंगा कौन सा आता है। अच्छा, बाल धोने के चेहरे पे लगाने के अलग अलग होते हैं क्या, हैं
जैसे डब से मतलब बाल धो सकते हैं, डब से हम साबुन से अपना सीन है नहीं। मतलब जैसे बता के लोग बोलते हैं कि जब शैम्पू अलग चीज, साबुन अलग चीज, चेहरे के लिए अलग लगता है, शैम्पू कितना वहाँ कौन मार देता। तो सीधी बात है, शैम्पू डाला बालों में, उससे थोड़ा झाग हुआ, वो झाग नीचे उतरा, उसी से मुँह धो लिया, हो गया काम। अजीब बात है। मतलब फेस वॉश अलग से, वो क्या कहते हैं उसको, कहते हैं सीरम, हाँ शैम्पू को सीरम कहते हैं। तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। किसी ने बैठ के समझाना मुझे, मतलब मेरी नॉलेज में ये चीजें नहीं है फिलहाल। आई जस्ट वांट टू नो कि इनका क्या क्या काम है, मतलब ऐसे करके कमाल है। इन लोगों के नॉलेज में भी है क्या? नहीं है। इसके में है कलाकार है। तो बढ़िया बात है ये, तुम उससे करवा के। अच्छा, मतलब मैं चैनल बता रहा हूँ, साबुन झाग किया है, वो नीचे आ गया, सुन भूल गया, उसी से काम हो गया। अलग से लगाना पड़ता है तब समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम ही लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल लिखना था मुझे। हाँ भाई, प्रोटीन्स के नाम सुने। एक प्रोटीन जो तुम लोगों ने कभी गलती से कभी ऐड में सुन लियो, किसी ऐड के अंदर, तो देखना। आ जाओ। तो ऐड का नाम बताता हूँ जिसमें तुमने अगर प्रोटीन सुनी है। एक का नाम है केराटिन, सुना है किसी ने? केराटिन सुनी है? केराटिन कहाँ पाई जाती है, कौन सी जगह पे? बालों में पाई जाती है केराटिन। मतलब शायद मैं उसकी बात कर रहा हूँ, केराटिन योगर्ट, एक्सपर्ट्स माने ट्रेसे में या उसी में आता है। मैंने बहुत लंबे पीरियड से टीवी नहीं देखी, घर में है ही नहीं, ऐसे याद पुरानी ऐड आज नहीं याद है, तुमकी पता नहीं। हाँ ठीक है। उसके बाद में और सुने ध्यान से, मायोसिन नहीं सुना होगा तुमने, ठीक है। ग्लाइसिन नहीं सुना होगा, ठीक है। उसके बाद में एलानिन, एलानिन ये प्रोटीन के नाम है भैया। उसके बाद में अगला वेलाइन, उसके बाद में अगला ल्यूसाइन, ठीक है। अच्छा ये तुमने सब पक्का सुना होगा सब लोगों ने, इंसुलिन, इंसुलिन तो सुना होगा, इंजेक्शन लगता है डायबिटीज वाला। ये सब प्रोटीन्स के नाम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स है जो इस ब्रह्मांड के अंदर पाए जाते हैं, और तुम्हें ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात तो ये कि प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड है, सबसे मेन बात। उसके एग्जांपल केराटिन, मायोसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसाइन, इंसुलिन, सबके पीछे इन दिख रहा होगा तुम्हें, और कुछ खास नहीं, ठीक है। अब ध्यान से इसमें अगली बात सुनो, और लिख देता हूँ मैं। इंसुलिन के साथ एल्बुमिन लिख दिया मैंने। एल्बुमिन सुना है किसी ने, कहाँ पाया जाता है एल्बुमिन? अंडे, अंडे के अंदर नहीं, कोई बात नहीं, लिख दें। तो ये सब प्रोटीन नेचुरली पाए जाने वाले प्रोटीन। अच्छा, अब इसी में अगली बात सुने ध्यान से। अगली बात है कि अपने पास में प्रोटीन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो एसेंशियल और दूसरे नॉन एसेंशियल। ठीक, पहले इस बात को सेट कर, मुझे अगले पन्ने पर ही जाना है। लिख दिए, एग्जाम्पल लिख दिए, ठीक है। अपने पास में जो अगला सेट है इसी के अंदर, दैट इज दो टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं हमारे पास में। पहले पाए जाते हैं एसेंशियल प्रोटीन और दूसरे पाए जाते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल प्रोटीन और दूसरे नॉन एसेंशियल प्रोटीन। मतलब कोई पॉइंट नहीं चल रहा जब तक कि मैप का दूसरा हिस्सा है और लगातार टॉपिक चेंज हो रहे हैं। मैं हेडिंग्स डालता जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, मेरे नंबर के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज ए डेफिनेशन, बी फॉर्मूला, उसी के अंदर सी एग्जाम्पल, और बी और ये वाला सी एसेंशियल प्रोटीन एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन। ठीक है भाई, नाम ही काफी है। एसेंशियल माने कौन से होते बताओ? एसेंशियल मतलब जो काम के हो, नॉन एसेंशियल जो काम के नहीं है। तो जो काम के नहीं हो ना पढ़ाई क्यों रही हो? समझ में नहीं आया ऐसा सवाल? सोचो, ये तो गलत बात है। नॉन एसेंशियल से कुछ नहीं होता, प्रोटीन है, काम के है, सीधी सीधी बात ये। इसको समझाने के लिए हिंदी की एक बहुत कहावत बहुत बढ़िया काम करती है, ठीक है, ध्यान से देखें। उस कहावत का नाम है, मैं लिख देता हूँ पूरी, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है, समझे? पिया की छुट्टी कितने बजे होती है? जस्ट अभी आती है, सीधे 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 अभी आती है।
OMG. ये 5-10 मिनट का गैप बहुत मुश्किल भारी पड़ता है, थोड़ा सा कोई बात नहीं। हाँ भैया, पहले कोई भी व्यक्ति मुझे इस कहावत का मतलब समझाए, घर की मुर्गी दाल दावत का क्या मतलब है। नहीं, ऐसे डिस्कस थ्योरेटिकली है, कुछ ऐसा वैसा चक्कर नहीं है। मैं उस चक्कर में तो उतरूंगा न्यूक्लिक एसिड्स में, जैसे ग्लूकोज वैसा चक्कर था, लफड़े वाला था, बहुत तगड़े तरीके से देखा। सेम टू सेम इसमें पहले थ्योरेटिकल है, बाद में देख लेंगे। कोई जानता है इस कहावत का क्या सेंस है? घर की मुर्गी दाल दावत, किसी को पता है? तो मुझे हिंदी किस किसके पास में है? हाँ तो बताता है, सबसे पहले आप खड़ा करा। हाँ यही है इसका एक्चुअली मतलब। दरअसल मतलब ये कि बात तो भैया हम बहुत से ना, मैं घर में कोई कदर नहीं है। तो घर की मुर्गी दाल दावत का मतलब जैसे बात तो जैसे मतलब मैं एग्जाम्पल दूँ, महात्मा गांधी तो मतलब बाहर दुनिया को पूछते और घर में आते पहुंचा लगाओ। ये वो सीन है घर की मुर्गी दाल दावत। ठीक है, जैसे कि ये सोमपाल हमारे पड़ोसी ये छोले कुलचे बनाते हैं, दुनिया खाती स्वाद ले लेके सब सोमपाल के स्पेशल छोले कुलचे घी वाले 50 की प्लेट हैं, हम लोगों को स्वाद नहीं आते, इतने सीखे हुए हैं। उनको तो बनाने, उनको तो सुनने तक का मन नहीं करता, हम तो फिर भी नेक्स्ट पर है। तो घर की मुर्गी दाल बताने की अपने घर में कोई वैल्यू नहीं है। सेम टू सेम एसेंशियल नॉन एसेंशियल चक्कर है। ठीक है, ध्यान से देखना। एसेंशियल प्रोटीन्स वो होते हैं which the proteins which cannot be synthesized by our body, the protein which cannot be synthesized by our body, which cannot be synthesized by our body are called essential protein। मतलब ऐसे प्रोटीन जो बॉडी नहीं बना सकती है उसको बोलते हैं अपन लोग एसेंशियल प्रोटीन। ठीक है, सीधी सीधी बात है भाई, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ऐसे प्रोटीन जो हमें खाने के माध्यम से बाहर से लेने पड़ते हैं वो एसेंशियल है हमारे लिए। और जो प्रोटीन बॉडी खुद बना लेगी उसे बाहर से खाने की नीड नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन लोग? नॉन एसेंशियल। अगर इसका एग्जाम्पल सेट किया जाए, ध्यान से इसका एग्जाम्पल देखो। इसका जो एग्जाम्पल है मैंने जस्ट सभी लिखे तो थे वैसे वही है। एक तो आ जाएगा वेलाइन और दूसरा आ जाएगा ल्यूसाइन। ये वन ऑफ द टू एग्जाम्पल जो अपने लिए कौन से हैं? इसेंशियल। मतलब ये मेरी बॉडी बना नहीं सकती है, मुझे बाहर से खाने पड़ेंगे सामान से। मतलब सोयाबीन में तुम्हें पता होना चाहिए 99% ऑफ द प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन। इज टू गुड, लिटरली में टू गुड। ठीक है भाई, इस वाली काम की बात सुनो। नॉन एसेंशियल कौन से हैं? द प्रोटीन विच कैन बी विच our body, the protein which our body can make by own। जिन प्रोटीन्स को हमारी बॉडी स्वयं बना देती है उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल। मतलब जो हमें लेने की नीड नहीं है, हमारी बॉडी खुद बना रही है तो हमारे लिए काम के नहीं है। आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल। मतलब घर की मुर्गी दाल खुद बना रहे हैं वो नॉन एसेंशियल है, और जो हाथ से लेने पड़ रहे हैं वो एसेंशियल प्रोटीन्स हैं। और अगर इसी के एग्जांपल लिखे जाए तो मैंने जस्ट अभी एग्जांपल दो लगाए थे पुराने, उन्हीं में से दो उठा के लाता हूँ। ग्लाइला यानी कि ग्लाइसिन और एलिनिन। ग्लाइसिन और एलिनिन ये दो प्रोटीन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है। मतलब इन्हें हमारी बॉडी बना सकती है, तो ये मुझे बाहर से खाने की नीड नहीं है। बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखो सी पॉइंट हुआ ना, ये अगला डी पॉइंट देखें ध्यान से। डी पॉइंट में सबसे पहले हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। लिखें ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहली जो काम की प्रॉपर्टी है प्रोटीन को लेकर वो ये है कि दे आर कलरलेस। इनका कोई कलर नहीं होता, वाइट दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, सीधी सीधी बात ये कलरलेस होते हैं। अगली बात है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में घुल सकते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो सकते हैं, एक आदमी नहीं, बहुत बेहतरीन डिजॉल्व होते हैं हर तरह से। ठीक है, उसके बाद में अगली काम की चीज
ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी घटती है, चेन इंक्रीजेस, पर हाँ दे आर वाटर सॉल्युबल। इसमें सबसे काम की बात ये कि ऑल प्रोटीन जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, सिवाय एक को छोड़कर। ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, मतलब कि वो लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ऐसा कोई चक्कर। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक्सेप्ट ओनली वन, बहुत छोटा है, सबसे छोटा यही है मान लो, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। बस ग्लाइसिन है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकी सारे एक्टिव हैं। जैसे ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं, इसका कार्बन कैसा होगा, कायरल, यानी चारों वैलेंसी कैसी होंगी, अलग। दिखाता हूँ मैं ग्लाइसिन क्यों नहीं है, तो इस बात को भाई लिख दें, उसके बाद में अगला पॉइंट सुने और फिर ध्यान से देखना है कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अगली चीज, they can also डोनेट प्रोटोन। सभी लोग प्रोटोन का दूसरा नाम जानते हैं ना, किससे दिखाते हैं उसको, H पॉजिटिव से, है ना। दे कैन ऑल्सो डोनेट प्रोटोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ज़्विटर आयन। किसी को याद होगा तो ज़्विटर आयन क्या चीज़ है, तो बढ़िया मजे आ जाएंगे, नेक्स्ट सुन के बढ़िया लगेगा। पता है किसी को ज़्विटर आयन क्या चीज़ थी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का होना। जैसे कि मान लो कि मैं तुम सबसे पहले पूछता हूँ भैया मुझे कोई प्रोटीन का एग्जांपल बताओ, तो वो ऐसे बनेगा RC, नीचे क्या लग जाएगा NH2, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो इसका ज़्विटर आयन कैसे बनेगा, सीधी बात है, जिस दिन ये H यहाँ से हट के इधर लगेगा, H यहाँ से यहाँ लगेगा, तो H पे कैसा आ जाएगा, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, और इस पे आ जाएगा O नेगेटिव। तो अपने पास में कुछ ऐसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड O, ऊपर आएगा, एक सेकंड ज़्यादा जल्दी लिख दिया, RC C डबल बॉन्ड ऊपर आएगा नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा NH3 पॉजिटिव। जब एक ही कंपाउंड पे तुम्हें दो चार्ज दिखाई दे रहे हैं, एक नेगेटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है अमाइन के ऊपर नेगेटिव, अमाइन पे पॉजिटिव, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़्विटर आयन बोलते हैं। ये ज़्विटर आयन भी बना देते हैं। प्रोटीन्स कलरलेस हैं, वाटर में सॉल्युबल है, प्रोटीन्स ऑप्टिकली एक्टिव है सारे, सिवाय ग्लाइसिन को छोड़कर। छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे सवाल हैं, MCQ वर्ड्स हैं और कुछ नहीं। अच्छा, विटामिन बी के कितने पार्ट होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने पार्ट होते हैं विटामिन बी के, 8, ज़्यादा तो नहीं, 12 तो नहीं, 12 16, 8 12 16। चलो देखता अभी विटामिन का है तब देख, पहले ये लिख दें ध्यान से। उन लोगों पे फिजिकली एक ही अलग योगा है, योगा पर पेपर के नंबर का है, 50 नंबर कैसे पक्के हैं, और म्यूजिक का पेपर क्या नंबर का है, बाकी 70 नंबर पक्के हैं। अभी स्पेस म्यूजिक मेन में है, ऑप्शन में नहीं है, म्यूजिक कंपलसरी है सबके लिए, परसेंटेज से बूस्ट हो। हाँ, ध्यान से देखें अगली बात। अच्छा तुम लोग ये बताओ, ग्लूकोज को जोड़ने वाले बॉन्ड को अपन लोग क्या बोलते थे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। ऐसे करके दो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में काम की बात ध्यान समझना। सबसे पहली बात तो ये कि प्रोटीन की सबसे छोटी फॉर्म को क्या बोलते हैं, जैसे तुम बात सुनो, कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तब वो किस में जाके टूटता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन जब टूटेगा तो किस में जाके टूटेगा, लास्ट अमीनो एसिड में। तुमने कभी जीवन में लिखना मत, ये कभी तुमने डाइजेशन पढ़ा होगा 10th क्लास में, तब एक चीज आती है कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू लास्ट किस में पचेगा, वो जाके ग्लूकोज के अंदर।
प्रोटीन किस में जाके पचता है? अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन अमीनो एसिड्स में जाके कन्वर्ट हो जाएगा। और फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है जाके? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये हम लोगों ने शायद कभी सुना पड़ा होगा कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में ऐसा कुछ, ठीक है कोई बात नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ग्लूकोज से बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, तो बहुत सारे ग्लूकोज के जुड़ने से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे अमीनो एसिड के जुड़ने से क्या बनता है? प्रोटीन। अच्छा, ग्लूकोज के जुड़ने के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का क्या नाम होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हमें प्रोटीन को जोड़ने वाले बॉन्ड के बारे में देखना है, जिसका नाम काफी ठीक ठाक है, इससे मिलता जुलता है, तो मैं सुन के भी थोड़ा ठीक ठाक से लग जाएगा, ध्यान से देखना। इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड लिंकेज कह लो या फिर पेप्टाइड बॉन्ड कह लो। अच्छा, कब पढ़ा था पहली बार? हम लोग जब स्टार्टिंग में डाइजेशन पढ़ते तो ऐसे ही पढ़ते हैं, जब प्रोटीन खाई पहले किसमें टूटी? पेप्टाइड में, फिर किसमें टूटी? पेप्टोन्स में, और फिर किसमें जाके टूटी? अमीनो एसिड में। डाइजेशन पढ़ाने का तरीका यही होता है। तो आज हमें वो जोड़ने हैं, अब तक हमने तोड़ लिए, ताकि वो अटैच कैसे होंगे वो ध्यान से देखना, समझे? मैं तुम्हें दो प्रोटीन दिखाता हूँ, एक का नाम है ग्लाइसिन और दूसरे का नाम है एलेनिन। एलेनिन एग्जाम्पल से भी जोड़ सकता हूँ, पर पहले एग्जाम्पल से देखें, जनरल बाद में जोड़ूंगा। हाँ भाई, ये लिखा है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। किसी को इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है कि अमीनो एसिड है? ये अमीनो एसिड है, एक छोटी चेन है, अमीनो एसिड है। अच्छा, इसमें एक कार्बन है और एक पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। तो आज देखना, C के पास में CH3, यहाँ पर मैंने लगा दिया NH2 और इस जगह पर C डबल बॉन्ड CH OH। देखो भाई, इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। अगर 2 कार्बन का आदमी है तो वो ग्लाइसिन है, और 3 कार्बन का आदमी है तो वो एलेनिन है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें ये वाला जो कार्बन है, इस पे यहाँ पे अलग ग्रुप है, यहाँ पे अलग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे हैं? सेम। तो कायल नहीं है, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है। जबकि तुम इस जगह पर देखोगे तो शायद इस पर सारे के सारे जो ग्रुप है वो अलग है। इस पे H है, यहाँ पे अमाइन है, यहाँ पे मिथाइल है, और इस जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। बाद इनको जोड़ने का तरीका समझे ध्यान से। इनको जोड़ने के लिए तुम्हें कुछ खास विशेष नहीं करना, सीधी सीधी बात ये कि यहाँ से मॉलिक्यूल हटा के अटैच कर देना है। जैसे अपन लोग जब कल तक उससे अटैच कर रहे थे, कल तक जो हमने जोड़ा उसमें हम लोगों ने क्या रिलीज किया था? ग्लूकोज को जोड़ने के लिए क्या रिलीज किया उसमें से? H2। यहाँ पर भी H2 दिख जाएगा, देखना इस जगह पर, देखो, ठीक है। कैसे इसको लिंक करेंगे? ये क्या बन जाएगा देखना, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, तो बचेगा NH, और आगे चलता रहेगा CH के नीचे CH3, इस जगह पर C डबल बॉन्ड OH। तो अपने पास में ये वाला जो जगह, ये वाली जगह जहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि पेप्टाइड लिंकेज। दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, बोले तो पेप्टाइड लिंकेज, ठीक। पेप्टाइड बॉन्ड मतलब H2 रिलीज हो जाएगा, दो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल अटैच, अमीनो एसिड अटैच होंगे, अटैच होकर वो एक तगड़ा सा प्रोटीन बना सकते हैं। प्रोटीन में कितने कितने चेन हो सकती हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की? 1000, मिनिमम 100 होनी चाहिए, तब उसको प्रोटीन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो ये बताऊंगा मैं इस चीज को, पहले ध्यान से देखते हैं। इस बात को जनरलाइज वे में भी लिखी नहीं एक बार है, इसका जनरल फॉर्म। पेप्टाइड लिंकेज जो तुम लिख रहे हो उसी में अटैच करें पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर, इसका जनरल कनेक्टिविटी फॉर्म। जैसे अपने पास में ये है
C डबल बॉन्ड मीन C के पास पहले NH2 और उसके पास में लगेगा C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी NH2 मतलब H2N और यहाँ पर मैं लगा दिया C के पास में कोई सा भी ग्रुप दे सकते हैं, CH लिख दिया वैसे तो, यहाँ पर भी कोई सा ग्रुप आ सकता है और यहाँ तो फिक्स है कि C डबल बॉन्ड OH। तो पहली बात तो दोनों के दोनों क्या लिखे हुए हैं, अमीनो एसिड्स। तो इनका पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनेगा, एक आदमी अपना क्या डोनेट करेगा, एक आदमी अपने इसमें से क्या डोनेट करेगा OH, यहाँ से एक आदमी क्या डोनेट करेगा H। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ये वाला C डबल बॉन्ड ONH, मतलब कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बचता है और यहाँ पे NH बचता है और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान रखें, दिस इज इन शॉर्ट कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये पूरा नहीं लिखता, मतलब कि इसके पीछे भी कोई ना कोई कंपाउंड होगा ऑब्वियसली और इसके आगे भी कोई ना कंपाउंड होगा। इस वाली जगह को, इस वाली शक्ल को C डबल बॉन्ड ONH, इसको पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, पिछले वाला जो एग्जांपल था जिसमें तुम लोगों ने किस किस को जोड़ा है, एक तो ग्लाइसिन को और एक किसको जोड़ा है, एलेनिन को। तो उसके लिए एक स्पेशल नाम और लिख दो उसके अंदर नीचे ही, उसके ब्रैकेट में जहाँ पे तुमने पुराना वाला अटैच किया वहाँ पे एक ब्रैकेट में नाम और लिखो, GLY ग्लाइला बॉन्ड पुराने वाले के लिए, मतलब जिसमें हम लोग अपन लोगों ने ये बनाया था, ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH के नीचे CH3 C डबल बॉन्ड OH, हम लोगों ने ये बना रखा है पीछे। तो ये ग्लाइसिन थी, ये वाली एलेनिन थी। तो इसको अपन लोग कुछ और भी कहते हैं, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, जो कि ग्लाइसिन के और एलेनिन के जुड़ने से बना है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्लाइला। ठीक है, उसके भी 3 शब्द, इसके भी 3 शब्द। इस कंपाउंड का नाम है ग्लाइला। इसमें GLY ऑब्वियसली ग्लाइसिन और ALA यानी कि एलेनिन, उसी कंपाउंड को। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि अगर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अगर 2 प्रोटीन के मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो उसको पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है। दोनों में एक चीज कॉमन है, H2O का निकलना। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक आध दो सवालों की जवाब। ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ने के लिए कौन से कार्बन को अटैच करना होता है, एक और 4 5 और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए कौन सा कितना, 2 और 5। अच्छा, उसको फिशर से हवा में ले जाने के लिए कौन सा कार्बन का मॉलिक्यूल अटैच होता है, कौन से कार्बन से कौन सा। ग्लूकोज को फिशर से हवा में ले जाने के लिए, सीधे से गोल बनाने के लिए कौन सा कार्बन कहां से कनेक्ट होता है, 1 से 5। उनके बीच में किसका लिंक होता है, O का, क्योंकि वो 5 कार्बन की चेन है, उसका नाम क्या है, पायरन। जो 4 कार्बन की चेन है उसका नाम क्या है, फ्यूरान। अल्फा और बीटा ग्लूकोज में कौन ज्यादा स्टेबल है, उसका रीजन क्या है, उसकी अरेंजमेंट परफेक्ट होती है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस रीजन से। अच्छा, C5 पे D और L का क्या चक्कर है, C2 पे प्लस माइनस का क्या चक्कर है, वो भी ध्यान रखें, है ना। खैर, इसी में भी अगली बात सुनो, अभी खेल खत्म थोड़ी हुआ ई पॉइंट का। अब इस ई पॉइंट में एक स्टार मार्क करके नीचे लिखना स्टार्ट कर दें, ऐसे करके ध्यान से सुने। ई पॉइंट के अंदर सभी को ये लिखना है कि अमीनो एसिड जिनमें 100 से ज्यादा प्रोटीन अटैच होते हैं, 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, कि द ग्रुप ऑफ मोर देन 100 अमीनो एसिड्स, मोर देन 100 अमीनो एसिड्स, मतलब कि जिनमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, 100 अमीनो एसिड्स, जिनमें 100 से ज्यादा छोटे छोटे एसिड अटैच होंगे, जैसे 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4, 5, 6, जिनमें 100 से ज्यादा होते हैं, जिनका मास भी 10,000 से ऊपर होता है, जैसे कि कार्बन का मास कितना अपना 5 है। तो इस तरह से मतलब जिन ऐसा ग्रुप जहाँ पे 100 से ज्यादा अमीनो एसिड हो, whose mass is greater than, मास भी कौन सा मास, एटॉमिक मास, whose atomic mass is greater than 10,000 म्यू, 10,000 म्यू, 10,000 म्यू से ज्यादा होना चाहिए मास और 100 से ज्यादा होने चाहिए मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड ए प्रोटीन। मतलब हर चीज को प्रोटीन नहीं कह सकते हो,
प्रोटीन बोलने के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? 100 कनेक्शन होने चाहिए, तब जाके प्रोटीन बनता है। मास 1000 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। इसमें काम का एक्सेप्शन है इंसुलिन, एक्सेप्ट इंसुलिन, क्योंकि हमारे पास कम से कम 100 से ऊपर होने चाहिए और 100 से ऊपर ही होते हैं सारे प्रोटीन सिवाय इंसुलिन के। इंसुलिन है 51 अमीनो एसिड्स, 51 अमीनो एसिड्स, 100 के आसपास भी, ठीक आधे, 51 अमीनो एसिड्स। मतलब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि कब हम किसी भी कंपाउंड को प्रोटीन बोल सकते हैं? जब उसमें 100 से ज़्यादा छोटे छोटे एसिड अटैच हो जाएंगे तब उसको प्रोटीन बोलेंगे, मतलब नहीं बोलेंगे। लेकिन इंसुलिन में 100 नहीं है, 51 है, और उसके बावजूद भी उसको प्रोटीन बोला गया है। 100 से ज़्यादा होंगे तब प्रोटीन बोलता है, लेकिन इंसुलिन 51 होने के बावजूद भी, 51 कनेक्शन होने के बावजूद भी, 51 बॉन्ड बनने के बावजूद भी उसको प्रोटीन की कैटेगरी में डाला जाता है। ध्यान से इस चीज़ को लिखें। अब एफ पॉइंट, इस प्रोटीन नाम के टॉपिक का अंतिम पॉइंट। एफ पॉइंट है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन ब्रैकेट में लिखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोटीन के कितने टाइप हैं, कितने टाइप का प्रोटीन पाया जाता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो ध्यान समझना। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने पास में बेसिक तौर पे 2 टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन जो कि सीधा होता है, ऑब्वियसली बात ये। और एक पाए जाते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ध्यान से बात समझना। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, इसको समझाने में काफी ज्यादा अच्छा खासा टाइम जाता है, और ध्यान से देखें, पहले वाले में ज्यादा जाता है। बस फाइब्रस प्रोटीन की डेफिनेशन है, पहले उसको लिखेंगे, उसका इसका मतलब समझेंगे। फाइब्रस का मतलब ये कि जो सीधे सीधे रेशों में पाए जाते हैं प्रोटीन, मतलब कि फंसे हुए नहीं, एकदम स्ट्रेट पाए जाते हैं, वो फाइब्रस हैं। और जो गुच्छे में पाए जाते हैं, गोल मटोल पाए जाते हैं, उलझे हुए पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं अपन लोग ग्लोबुलर प्रोटीन। अच्छा, मतलब बताता हूँ मैं तुम्हें। मतलब कुछ इस तरह से, जैसे कि हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं, जैसे ये वाली जो मसल्स हैं, इनका नाम है बाइसेप्स, इनका कुछ और होगा, यही पता मुझे, तो इसको ट्राइसेप्स कहते हैं। तो ये जो मसल्स होती है यहाँ पे, मस्कुलर बंडल, इस जगह जो मस्कुलर बंडल है वो होते हैं एकदम स्ट्रेट, सीधे सीधे पाए जाते हैं। ये मस्कुलर बंडल स्ट्रेट होते हैं, तो उनको बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। तो सभी लोगों ने अंडे का यॉल्क देखा है? कोई ऐसा है अंडे का यॉल्क, मतलब वो पीला हिस्सा नहीं देखा है? ऐसा कोई व्यक्ति, सबने देखा ना अंडा, तो चलते फिरते सबने खाया, तो भले किसी ने नहीं खाया आज तक अंडा? अच्छा, 1 2 3 से बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। ये सब ठीक है। तुम कभी अंडे को ध्यान से, उस पीले हिस्से को देखना, वो पीला हिस्सा बहुत अच्छे से घुसा हुआ होता है, भरा हुआ होता है। मतलब ये कि बहुत ज़्यादा टेंस होता है। टेंस होने का मतलब ये कि उसमें तुम्हें सीधी सीधी लाइनें नहीं दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बहुत सिंपल बात बताता हूँ, अगर समझाने वाले खेल है, बहुत एग्जाम्पल देने पड़ते तब जाके कोई एक बात दिमाग में जाती है। 3 टाइप के हेयर्स पाए जाते हैं जो सिर पे रहते हैं लोगों के, स्ट्रेट, कर्ली, तीसरे हैं, तीसरे वेवी। वेवी 3 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रेट यानी कि जो बिल्कुल सीधे होते हैं, कर्ली यानी कि वो छल्लेदार जो बाल होते हैं, गोस्वामी, गोस्वामी के छल्लेदार ही तो हैं, छल्लेदार बाल जो होते हैं। और वेवी जो सीधे भी नहीं है
और गुच्छेदार भी नहीं है, मतलब बीच के से हैं, ठीक है, मतलब बीच के से हैं, ज़्यादा एकदम स्ट्रेट भी नहीं, बिल्कुल सीधे बिल्कुल पहने हो तलवार जैसे, ऐसे भी नहीं है, और बिल्कुल ऐसे उलझे हुए भी नहीं है। तो जो सीधे होते हैं, सीधी जो प्रोटीन है, मतलब जो सीधे सीधे फाइबरों से मिलके बनी होती है, उसको तो बोलते हैं फाइबरस प्रोटीन। और जो गुच्छेदार होती है, लिबड़ी होती है आपस में, उसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, इस बात को अभी बहुत लंबे समय तक देखोगे, लेकिन बस ध्यान से लिखता हूँ। फाइबरस यानी कि वो स्ट्रेट फाइबर्स में पाई जाती है, तो पहले इस चीज़ को ध्यान से एक बार लिख लें। एग्जाम्पल जब दिखाऊंगा मैं तुम्हें तब ठीक समझ में आएगा मैंने ऑन किया कि नहीं किया। ऑन कर देता हूँ, लिखिए ध्यान से पहले। द प्रोटीन्स which run parallel and connected by hydrogen and disulfide bond, which run parallel and straight लिख दो पहले, ये भी ठीक है, parallel and straight कॉमन लगा के connected by hydrogen and disulfide bond, ऐसी प्रोटीन जो सीधी होती हैं, मतलब स्ट्रेट स्ट्रक्चर होती है, उनसे बनने वाली चीजें भी सीधी बनती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड आर कॉल्ड फाइबरस प्रोटीन। सबसे पहली काम की बात तो ये, ऐसी प्रोटीन जो कि सीधी रहती हैं उनको अपन लोग फाइबरस प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। और दूसरी काम की स्टेटमेंट, द प्रोटीन्स विच आर कॉइल्ड अराउंड, जो घूम जाती हैं, गोल हो जाती हैं, गुच्छेदार हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, प्रोटीन्स विच आर कॉइल्ड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ध्यान से देखना, जबे और मैगी सेम रहते हैं, कुछ फर्क होता है? जबे उलझ जाते हैं क्या बनने के बाद में? मैगी उलझती है ना, जबे तो नहीं उलझते। जबे भी उलझ जाते हैं किसी के, हमारे घर बहुत बड़े बड़े जबे बनते हैं, वो फंस जाते हैं आपस में, ऐसा मुश्किल होता होगा, जबे नहीं उलझते होंगे, मैगी उलझ जाती है। तो जो उलझते नहीं है, सीधे रहते हैं, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? फाइबरस। जो फंसते हैं, उलझते हैं, गुच्छा बना देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर। अब इसका एग्जाम्पल सुनो पहले कि ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले तो पाया जाता है केराटिन, एक प्रोटीन है जो कि फाइबरस है। एक है मायोसिन, एक प्रोटीन है जो कि फाइबरस है, मायोसिन। अच्छा, केराटिन कहाँ पाया जाता है? इन हेयर्स। तुम सभी के जो बाल हैं वो बेसिक तौर पे सीधे ही होते हैं, स्ट्रेट बनते हैं। किसी के बाल ऐसा तो कतई नहीं है कि ये बहुत से धागे हैं, बहुत से रेशे हैं बालों के, ऐसा नहीं है कि गद्दा कटा हुआ रखा हो पूरा एक। बात समझो, मतलब हमें जैसे बाल काटते हैं तो हम कंघा जब डालेंगे तो वो अलग से दिखेंगे, बहुत से धागों से बने हुए हैं। ऐसा कतई नहीं है कि कोई एक ठोस तकिया रख दिया, गद्दा रख दिया किसी ने जमा हुआ। बात समझे, जॉइंट नहीं है, सब अलग अलग धागों में बटे हुए हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम इस बात को ऐसे करके समझो कि रस्सी बहुत सारे रेशों से मिलकर बनी होती है, तो सारे के सारे रेशे कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, तो वो फाइबरस प्रोटीन है इस तरह से। और मैं तुमसे कहता हूँ मेरे पास एक लोहे की रॉड है, उसमें कोई रेशे नहीं है, पूरा एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल है, इकट्ठा कनेक्ट है, वो ग्लोबुलर है। मतलब बात ये कि अगर फाइबर से मिलके बनी है, मतलब बहुत से रेशों से, हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स, ये वाली मसल्स स्पेशली स्ट्रेट, ये पूरी पैरों की मसल्स, ये सब फाइबरस प्रोटीन है, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे महीन से रेशों से मिलके बनी है, रस्सियों की तरह, इसलिए तो मजबूताई है इनमें। ये वेट लिफ्टिंग क्यों कर सकती हैं? जैसे कि तुम लोग बहुत नॉर्मली सोच कर देखो, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, हमारे हार्ट की मसल, लीवर की मसल, हमारे पेट की मसल, वो बहुत से रेशों से मिलकर नहीं बनी है, पूरा एक ऑर्गन है, ये पूरा सेट है पूरा। पर हमारे ये जो हाथों की मसल्स हैं, हमारी पिंडियों की मसल्स, पैरों की मसल, बहुत सारे धागों से मिलकर बनी हुई है, मसल्स के धागों से। तो जो बहुत से धागों से मिलकर बनी है उनको क्या बोलते हैं? फाइबरस। और जो पूरा एक सेट है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो एग्जाम्पल के तौर पे केराटिन जो कि हमारे हेयर्स में पाया जाता है, और मायोसिन जो कि इन मसल्स पाया जाता है, तो ये तो काफी आसान है याद करना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ध्यान से देखें,
इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला है इंसुलिन। इसका मेन काम डायबिटीज कंट्रोलिंग है, और ये हमारी पेनक्रियास खुद ही बना देती है, इसकी खराब हो जाएगी उसको डायबिटीज हो जाएगा। और एक एल्बुमिन जो कि अंडे में पाया जाता है, ठीक है। एल्बुमिन ये कौन से प्रोटीन है? ग्लोबुलर, यानी कि इसमें धागे नहीं होते, रेशे नहीं होते हैं, पूरा पूरा सेट होता है मसल्स का, एक बंडल निकल के आता है टोटल। अच्छा, इसमें भी अपने पास में 2 एग्जाम्पल नहीं, मतलब 4 टाइप होते हैं। एग्जाम्पल 2-3 होंगे पर 4 टाइप हैं, ठीक है, ध्यान से लिखते हैं। एक तो होती है प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, उसके बाद में है टर्शरी, टर्शियरी, और एक है क्वार्टरनरी प्रोटीन। टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी प्रोटीन, क्वार्टरनरी प्रोटीन, ठीक है, ध्यान से सुनना। इनको समझाने से बढ़िया तरीका होगा कि मैं तुम्हें इनकी डायग्राम, एक इमेज देता हूँ, एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन है, और उससे ऑटोमेटिकली बात अंडरस्टैंडेबल हो जाती है काफ़ी अच्छे लेवल पर। तो पहले इस बात को लिख दें, जब मैं तुम्हें एग्जाम्पल और डायग्राम दिखाऊंगा ना, तब ध्यान से देखना कि हाँ सब बहुत बढ़िया घटता है। हाँ, लेकिन उससे पहले जी पढ़ेंगे तो लौट के देखेंगे डायग्राम, मतलब एक रिदम आ जाएगी फिनिश करने वाली। जी आखिरी पॉइंट है, इस वजह से टोटली फिनिश हो जाएगा। ग्लोबुलर प्रोटीन, सभी लोग जी टॉपिक डालें, DFG छठवां हिस्सा। इसका नाम है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। वैसे तो मुझे बेसिक तौर पे बता दो, ये डीनेचर वर्ड किससे कनेक्ट होता है? डी मतलब क्या होता होगा? डीनेचर यानी किसी का नेचर बदलना, उसमें चेंजेस लेके आना, दैट इज कॉल्ड डीनेचरेशन। और इसी बात को ध्यान से समझने तरीके से, सबसे पहली बात तो बहुत से पॉइंटों में निकल के आती है। पहला पॉइंट, द प्रोटीन फाउंड इन नेचर, द प्रोटीन फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर इन 3D स्टेट, मतलब वो किसी 3D शेप में पाई जाती होगी, किसी 3D शेप लिख दो, इन 3D शेप, which is called native protein, which is called native protein, मतलब कि जिस अवस्था में प्रोटीन प्राकृतिक रूप से पाई जाती है उसको बोलते हैं नेटिव प्रोटीन, मतलब इसकी ओरिजिनल फॉर्म, किसी प्रोटीन की ओरिजिनल फॉर्म को नेटिव प्रोटीन कहते हैं। अब अगला पॉइंट इसी में, ड्यू टू सम फिजिकल चेंजेस, कुछ फिजिकल चेंजेस से, ड्यू टू सम फिजिकल चेंजेस लाइक टेम्परेचर, pH, लाइक टेम्परेचर एंड pH, टेम्परेचर या फिर pH चेंज करने से, pH, द प्रोटीन गेट्स अनकॉइल्ड, प्रोटीन की जो कॉइलिंग होती है वो खुल जाती है, उसकी शेप बदल जाती है। प्रोटीन गेट्स अनकॉइल्ड एंड इट शोज some different property, it shows some different property, मतलब सीधी सीधी बात की जो जिस अवस्था में वो पाई जाती है उसको नेटिव कहते हैं। तापमान बदलने से, pH बदलने से उसकी जो कॉइलिंग होती है वो खुल जाती है और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाती हैं। इट शो सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज which is called denaturation of protein, which is called denaturation of protein, which is called denaturation of protein, ठीक है। और इसका सभी लोग एग्जाम्पल ध्यान से देखें, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल, दो काफी ठीक ठाक एग्जाम्पल है और सही समझ में आते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें टेम्परेचर का और एक देता हूँ pH का। तो सुने, टेम्परेचर का एग्जाम्पल सुनो। अंडे के अंदर जो यॉल्क है उसको गर्म करने पर क्या होता है? उसका नेचर चेंज हो जाता है, मतलब नेचुरली वो पाया जाता है लिक्विड स्टेट में, नेचुरली उसकी स्टेट लिक्विड है, वो अलग फॉर्म में है, और गर्म करने का वो टाइट हो जाएगा, तो उसका नेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर बदलने से तुमने अंडे की जो प्रॉपर्टी थी उसको चेंज कर दिया, उसकी स्टेट को बदल दिया, उसको सिस्टम में बदल दिया, उसका कुल मिला के बात ये। तो इसमें ध्यान से बात लिखते हैं कि यॉल्क of egg gets solid
ऑन हीटिंग, ठीक है, जो अंडे का यॉल्क है वो सॉलिड हो जाता है हीट करने पर, तो मतलब उसका चेंज हो गया सिस्टम। उसके बाद में अगली काम की बात आती है पीएच वाली। सुने, पीएच चेंज से किस पे इम्पेक्ट पड़ता है, जो अपन लोगों की डेली लाइफ में होता ही होता है, दही। अगर तुम लोग दही में हल्का सा वो डाल दो, नींबू डाल दो, नेकात, या फिर सबसे मेन क्या कहते हैं सहेजा, सहेजा मिलाने पर दही की पूरी प्रॉपर्टी, मतलब दूध में मिलाने पर, दूध होता है वैसे तो बेसिकली वो, और दूध में हल्का फुल्का सहेजा मिलने पर उसकी पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। प्रोटीन चेंज हो गया, मतलब मिल्क में जो प्रोटीन था तुमने उसको घुमा ही दिया, पलट ही दिया पूरा का पूरा। तो जो नेचुरली पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नेटिव, और उसमें तुम तापमान से या पीएच से उसकी अवस्था को बदल दो, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, यानी कि हमने उसका नेचर चेंज किया। तो इसको ध्यान से रखें, सेटिंग ऑफ कर्ड, सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, मिल्क से दही बनाना, वो पीएच चेंज है, और अंडे के यॉल्क को टाइट करना वो टेम्परेचर का चेंज है। और सिर्फ अंडे का यॉल्क और दही ही इसका एग्जांपल नहीं है, मतलब अनगिनत एग्जांपल है। जब हम किसी भी फल सब्जी वगैरह को गर्म करते हैं, पकाते हैं, तो ऑब्वियसली उसका प्रोटीन बदलता है, सब में चेंज आते हैं, ठीक है, ध्यान से इस चीज को लिखिए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यही कह रहा हूँ, थ्योरेटिकल है, बहुत स्मूथली निकल जाता है, शांति से निकाल देने हमसे। लिख दिया ना, अभी लिख दे पहले, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखना वो क्या चक्कर है। कुछ नहीं, डायग्राम बनवाने हैं, मैं मुझे तुमसे वहाँ पल के बोल के, इसे तुम देख के समझ जाओगे। प्राइमरी में सिंपल कॉइलिंग होती है, सेकेंडरी में ज़्यादा कॉइलिंग होती है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसा मान सकते हो कि बालों का गुच्छा, स्टार्टिंग में बाथरूम में एक आध बाल पड़े होंगे, फिर हफ्ते बाद में थोड़े बढ़ जाते हैं, से नाली तो जाते हैं, और एक आध महीने बाद में तुम्हारे से गुच्छा सा बन जाता है। तो जो एक आध बाल है वो प्राइमरी है, थोड़े बढ़ गए वो सेकेंडरी है, और बढ़ गए वो टर्शरी है, फिर वो गुच्छा बन गया, वो क्वाटरनरी प्रोटीन है। कुछ इस तरह का लफड़ा होगा, डायग्राम देख के सब समझ में आएगा, तरीके से देखना, क्या सेव नहीं होगा। नहीं देगा ये, अच्छा है। चैप्टर नंबर 5, बायोमोलिक्यूल्स। हाँ भाई सुने, कार्बोहाइड्रेट और राइट, मैंने चलो जब गुजर रहे देख लो, यही लिखिएगा डेफिनेशन तुम्हारी। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हिच प्रोड्यूस यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, आल्सो कॉल्ड शुगर्स। तुमने ऐसे लाइन रीडिंग नहीं करी ना, कभी भी करें वो ढूंढ के देखते हैं साफ साफ कहाँ से क्या लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, पर ठीक है, एक आध बात एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, कोई नहीं आगे ली ये वो 6 रिएक्शंस हैं स्ट्रक्चर ग्लूकोज HI के साथ में, सीरीज चेन रिएक्शन, NH4OH, PR2, एसिटिक एसिड, ऑक्सीडेशन, ये ऐसा आता है। मतलब ऐसा एहसास होगा कि अब ठीक है यार, मतलब सब वही वाला है। स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज आर कॉल्ड कीटोन्स। कौन सा लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एक सेकंड, इसलिए पढ़ लेना चाहिए। लैक्टोज पता है किसमें पाया जाता है, लैक्टोज दूध में, लैक्टिक एसिड जो बनता है वो दही है, लैक्टोज मिल्क को कहते हैं,
तो इसमें बहुत से अटैच कर रखे हैं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, पर शायद आवश्यकता नहीं है इसीलिए। अब इतने सारे हमारे लो पेक्टिन वगैरह, सेलुलोज है, वैसे देखने होते हैं। हाँ भाई, प्रोटीन्स पाए जाते हैं पर लोग। अब एक बात और सुन लें, आपको तुमसे ये तो कभी नहीं पूछ रहा है प्रोटीन का ग्रीक वर्ड क्या है, तो नॉलेज की बात ऐसे दे, किताब भी अच्छी से लिखी जाती है इसीलिए कोई ऐसे नहीं पूछते हैं। ये बहुत छोटे मतलब तुच्छ लेवल के सवाल हैं कि प्रोटीन ग्रीक वर्ड बता, प्रोटियोसिस, कोई तुम्हारा गवाही कर दे सब प्रोटीन ग्रीक वर्ड क्या होता है, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है यार, सब ग्रीक वर्ड होते हैं। अब तू हिंदी में बता दे इसको क्या बोलते हैं, मान जाऊँ नहीं बताना, बस कोई नहीं। आगे सुने, ये प्रोटीन की लंबी सी लिस्ट ध्यान से देखना, 20 ही लिखे हैं और भी हैं। अच्छा, जहाँ पे स्टार लगा हुआ वो ऑल आर एसेंशियल, मतलब कि जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ेगा, और नॉन एसेंशियल को अपनी बॉडी स्वयं बना सकती है। ठीक है, ये ज़ोटराइन की फॉर्मेशन जस्ट अभी फिनिश करी हम लोगों ने। ये वाला कौन सा बॉन्ड आ गया, पेप्टाइड लिंकेज। अपन लोगों ने एक चीज़ लिखी ग्लाइला, ठीक है, क्योंकि दो अटैच हुए तो उसको डाईपेप्टाइड बोलते हैं, लेकिन ग्लाइला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान रखना है। अच्छा, ज़्यादा अटैच होंगे तो उसको ट्राई भी बोल सकते हैं, दो का मतलब डाई, ट्राई, पेंटा, मतलब आवश्यकता नहीं है। खैर, फाइब्रस प्रोटीन्स जो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होकर बनती है, इसको फाइब्रस प्रोटीन। केराटिन जो कि हेयर में पाया जाता है, मायोसिन जो कहाँ पाया जाता है, मसल्स में। तो अगर तुम ध्यान से सोचो तो बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग पढ़ने के बाद में बुक रीडिंग करें तो हमें शायद कुछ एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा, इसलिए करनी भी चाहिए। मैं तुम बता दूं कि अपन लोग बुक रीडिंग करके शायद बहुत शार्प निकाले हैं चैप्टर, मतलब किसी से कहीं नहीं पढ़े कभी भी, क्योंकि हमें पता है कि किताब ही तो ब्रह्मास्त्र है, हम किताब पढ़ सकते हैं और किताब तेज पढ़ते हैं। कि रामायण में 1000 से ऊपर पन्ने होते हैं, जिसको श्लोक 24 घंटे में लोग पढ़ देते हैं। हमारी सारी फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री की पूरी बुक मिला के नहीं 1000, सब रीड हो जाते हैं स्पीडली, बैठ के अच्छे तरीके समझते हुए प्रॉपरली रीड हो जाते हैं। हर पन्ना रीड होने में कुछ 5 से 10 मिनट लगती है मैक्सिमम, खूब स्लो पढ़कर, यानी कि घंटे 2 घंटे के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर तुम किसी बुक को बहुत डीप पढ़ सकते हो, उसमें बहुत नॉलेज मिलती है। अब मैं दिखा रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा वर्ड में लिखा है। हाँ भाई, हमें समझाना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी, और इसमें काम की बात और निकल के आ जाएगी जब मैं तुम्हें हेलिक्स चीज़ को पढ़ा दूंगा। इसके अंदर अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, इसमें मैंने इनका हाँ है किसी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। एक मिनट रुक जाना, अब देखें पहले। हाँ ये देखो, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स। डायग्राम देख लें तो अपने आप समझ में आएगा ये प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है और क्वार्टनरी क्या है। इसलिए मतलब शब्दों में समझाना पॉसिबल नहीं है। ये रंग बिरंगी बॉल्स क्या हैं, अलग अलग अमीनो एसिड्स, अलग अलग बॉल्स पर अलग अलग अमीनो एसिड अटैच हो रहे हैं। तो जो बिल्कुल सिंपल सी बन रही है वो प्राइमरी है, बहुत सी गुच्छों में हल्का फुल्का कर्व आ गया तो सेकेंडरी है, ज़्यादा कर्व आ गया तो टर्शियरी है। बहुत बड़ी चेन है तो छोटी है तो प्राइमरी है, थोड़ी सी बड़ी है तो सेकेंडरी है, बहुत बीच की सी है, काफ़ी ज़्यादा कर्व आ गए हैं, मतलब बेंड हो गई है तो वो कौन सी है, टर्शियरी, और ज़्यादा है तो क्वार्टनरी। अब मैं तो जो बॉल बोला कि जो बॉल्स है वो क्या दिखा रही हैं, प्रोटीन। उसमें लिखा है कहीं पे पढ़ो, वेयर ईच कलर्ड बॉल रिप्रेजेंट एन अमीनो एसिड। तो तुम अगर बुक रीडिंग पे थोड़ा सा भरोसा करना सीखो तो समझ में आएगा कि ब्रिलियंट चीज़ है बुक रीडिंग, लिटरली में। ठीक है, ध्यान से एक बात समझे इसके अंदर। पहले तो ये बना दो, जहाँ पे तुमने प्राइमरी सेकंड लिखा है हल्का हल्का बनाते, एक बॉल ही बनाना छोटी छोटी सी है, वो बॉल्स दिखाते हैं अमीनो एसिड्स को। ये इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी दिया गया है। इन्हीं का प्राइमरी से बनते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, उनसे बनते हैं क्वार्टनरी। ज़्यादा हैवी ड्राइंग मत करना, ऐसे हमारे सांप सा और क्या। मतलब यही फर्क है ना किताब से बनाने में, क्या मतलब कैसे बनेगा, कुछ नहीं। सही भाई, ये बना रहे हैं प्राइमरी,
ये बन गए सेकेंडरी, उसके बाद में ये बन गए टर्शियरी, और उसके बाद में ये बन गए क्वार्टनरी। मतलब देख के समझ में आ गया एक बार में, इसीलिए डायग्राम दिखा है। मतलब मैं इसको समझाने की कितनी भी कोशिश करता ना, सुन में नहीं आती बात। और जैसे मैंने पन्ना स्क्रॉल किया पीडीएफ को, तो एक आध दो शब्द ऐसे भी तो जो थोड़े से एडिशन चले गए, थोड़ा ये भी समझ में आया कि बहुत काम की बातें थी इसमें, लेकिन फिनिश नहीं हुआ अभी तक। वो अल्फा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड स्वीट स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से एक है। देखिए हम थोड़ा नीचे जाएंगे पहले, देखिए नीचे देखें, इसका टॉपिक का नाम क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड होते हैं, हेलिक्स अनफोल्ड हो जाती है, वो प्रोटीन अपनी एक्टिविटी खो देता है, मतलब अपनी स्टेट बदल देगा। इसमें तो एग्जांपल लिखे होंगे, कोगुलेशन ऑफ वाइट एग और दूसरा कर्डिंग ऑफ मिल्क, मतलब एग्जैक्टली वही चीज़ जो तुम्हारे इसमें लिखी हुई थी। मैं इन बातों को थोड़ा सा परफेक्ट करना पड़ेगा बुक रीडिंग से। अब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ यार, देखना कितना कठिन है ये शब्द, मतलब कि एक्चुअली में इसको ऐसे ही करवाया जाता है। कहाँ वो हल्का ऊपर था, ये रहा। हमने ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी लिखे, मतलब बस नाम लिखे हैं, जिनको पढ़ा नहीं हम लोगों ने, अगर उनको ध्यान से रीड करेंगे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा उनके बारे में, जस्ट रीड दें कि तुम्हारी इंग्लिश ठीक है कि नहीं। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी बस लिखे हैं, नाम लिखे हैं, पढ़ा नहीं है, तो सभी को रीड कर दो, फिर बताता हूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें स्वयं समझ के। नहीं आ रही बात समझ में, नहीं हैवी लैंग्वेज है, मैं मतलब मैं पहले के शब्द मैंने हल्के हल्के ऊपर ऊपर दिखा दी, समझ में आ गई, कि मैंने पढ़ाई नहीं हो तब देखा तब बात दिमाग में नहीं बैठी है। बस यही वो चैलेंजिंग बातें हैं जो बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब करती हैं। मतलब एक बार पढ़ के तब रीड किया करें। अब मैंने बिना पढ़ा रीड करवाया, आधी ज़्यादा तो बुद्धि ये खत्म हो जाएगी कि ये पॉलीपेप्टाइड वगैरह चल क्या रहा है। बताता हूँ तुम्हें, सुने ध्यान से। पहली बात तो ये जो प्राइमरी प्रोटीन्स होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन्स में सीधी सीधी बात ये है कि उसमें जो जो लिंक होते हैं अमीनो एसिड्स के, वो सीक्वेंस में होते हैं। मतलब प्राइमरी प्रोटीन में सीक्वेंस में लिंक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद में एक के बाद में एक लिंक। तो अगर मैं इसको एक सिंगल वर्ड में लिख के बताऊं, इसका मतलब ये होता है सीक्वेंस में लिंक्ड होते हैं, सीक्वेंस में लिंक्ड होते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात तो ये उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अटैच है। अच्छा, जबकि सेकेंडरी में कौन से होते हैं? सेकेंडरी में जो इसमें मेन शब्द है, सेकेंडरी का जो सबसे मेन वर्ड है वो ये वाला है। ये प्रोटीन फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड्स आते हैं, इसका वर्ड है फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड। मतलब कि हमारा जो फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड, इसका मतलब ये कि अपने पास में कोई एक धागा था, मैंने उसको डबल कर लिया है, डबल कर लिया दोबारा से, तो जो फोल्ड होके बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? सेकेंडरी। और जब फोल्ड होके बनती है तो उसमें दो मेन चक्कर आते हैं। एक तो अगर तुम ये वाली शेप देखोगे, अगर ऐसे फोल्ड किया है, ऐसे फोल्ड किया है, उसको तो बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और अगर फोल्डिंग में हमने मल्टीपल फोल्डिंग कर दी, जैसे ये वाला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ये बीटा प्लेटेड है, इसका मतलब ये कि फोल्डिंग यहाँ से और फिर कनेक्ट करके दोबारा से फोल्डिंग और फिर कनेक्टेड दोबारा से फोल्डिंग, तो ये वाली भी सेकेंडरी है। तो जो सिंगल फोल्डिंग है वो अल्फा हेलिक्स है, मेजरली अल्फा हेलिक्स में ही पाई जाती है अक्सर प्रोटीन सेकेंडरी वाली। और ये जो ऐसे करके बनाई वो कौन सी है?
बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, मतलब फोल्डिंग करके जो बनेगी वो सेकेंडरी है, जो सीक्वेंस में अटैच है वो कौन सी है, प्राइमरी है, मतलब एक के बाद एक अटैच प्रोटीन है वो प्राइमरी है। जो फोल्ड कर दिए गए, सिंगल फोल्ड किया दैट इज अल्फा हेलिक्स, और फोल्डिंग्स को भी कनेक्ट कर लिया, फोल्डिंग को जोड़ दिया तो वो कौन सी है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इसमें थोड़ी सी हैवी बातें और दी गई हैं कि बीटा प्लेटेड हेलिक्स मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड किससे कनेक्ट होता है, उसकी तुम्हें नीड नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें इंटरनल एच बॉन्डिंग होगी तब जाकर वो बीटा प्लेटेड बनती है, इंटरनल एच बॉन्डिंग, ठीक है। जबकि जो अल्फा हेलिक्स जब बनते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें सीधी सीधी बात ये है कि NH जो ग्रुप है वो उसी डबल बॉन्ड रखिए पड़ोस में जाके अटैच हो जाएगा, कुछ ऐसा कर है, मतलब बदल दो। मेन बात प्राइमरी कौन सी है, जिनमें सीक्वेंस में अटैच होंगे, सेकेंडरी कौन जिनमें फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग दो टाइप से, ऐसे करके फोल्डिंग होना और कनेक्ट करके फोल्डिंग करना। उसके बाद में टर्शरी कौन सी होती है, टर्शरी में फोल्ड होने के बाद में ओवर फोल्ड हो जाना, मतलब ओवरलैप कर जाना, मतलब कि सिंगल सिंपल फोल्डिंग, फिर नॉर्मल फोल्ड किया और फिर फोल्ड होने के बाद से पलट देना, जैसे कपड़ों को तय करना, कपड़ा अगर सीधा है तो वो प्राइमरी है, एक बार फोल्ड किया, कपड़ा के रूमाल ज्यादा फोल्ड होता है वो ज्यादा ठीक है, सीधा रूमाल प्राइमरी, एक बार फोल्ड किया सेकेंडरी, दोबारा फोल्ड किया टर्शरी और वापस से फोल्ड कर दिया तो क्वाटरनरी। तो ये वाला सबसे पहला सीक्वेंस अरेंजमेंट केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड, इसको बोलेंगे टर्शरी वाले को। अगर टर्शरी को बोला जाएगा तो इसमें अगेन है मल्टीपल फोल्डिंग्स ऑफ अमीनो एसिड, मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है भाई। और बात है कि सब क्वाटरनरी क्या बचा, फोल्ड तो खूब अच्छा खासा हो गया, क्वाटरनरी क्या बना, फोल्ड करने के बाद में दो रुमालों को अटैच कर लिया, वो क्वाटरनरी है। एक रुमाल सीधा है तो प्राइमरी, एक रुमाल फोल्ड हुआ तो सेकेंडरी, एक रुमाल द्वारा फोल्ड हुआ तो टर्शरी, और दो फोल्ड रुमाल को अटैच कर दिया दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी। और इसी में इस बात को एक्सप्लेन किया गया होगा कि प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड, मतलब जो दो से ज्यादा से फोल्ड होके बनते हैं उनको क्वाटरनरी कहते हैं। इस बात को मतलब डायग्राम में देखा हो तो ठीक है, डायग्राम में तो बस लाइनें समझ में आ गई, सीधा, घुमावदार, कम गुच्छेदार, ज्यादा गुच्छेदार। पर केमिस्ट्री की भाषा में अगर स्ट्रेट नॉर्मल है तो प्राइमरी, एक फोल्ड है तो सेकेंडरी, दोबारा फोल्ड है तो टर्शरी, और दो फोल्ड को अटैच कर दिया तो वो क्वाटरनरी है। दो फोल्डेड कार्बन की चेन्स को अमीनो एसिड को अटैच किया तो वो क्वाटरनरी है, ठीक है। पर ज्यादा चक्कर नहीं, बस एक सिंपल सवाल का जवाब दे देना कि अल्फा हेलिक्स प्रोटीन और बीटा प्लीटेड प्रोटीन्स कौन से में आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी। सेकेंडरी में दोनों के दोनों सेकेंडरी के पार्ट हैं, अल्फा हेलिक्स भी और बीटा प्लीटेड भी, मतलब कि सिंपल फोल्ड है वो भी सेकेंडरी का हिस्सा है और कनेक्टेड फोल्ड है वो भी सेकेंडरी का हिस्सा है। इस बात को ध्यान रखिए, इसकी केमिस्ट्री अलग है थोड़ी सी, कंपाउंडों को अटैच करना बनाना, पर नहीं आवश्यकता नहीं है तुम्हें, इस वजह से मैंने ज़्यादा ऐसा मूड नहीं डाला क्योंकि नीड पड़ेगी नहीं। नामा में से MCQ में कौन सा किसका टाइप है वो, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसमें अगला बता देता हूँ, अगला होगा एंजाइम्स और विटामिन्स। हाँ भाई, हमें अगला बहुत छोटा सा हिस्सा एक एंजाइम देखना, क्योंकि मैं तुम चैप्टर मैप में कहीं नहीं लिखवाया हूँ और विटामिन भी शायद कहीं पर भी नहीं लिखवाए हैं, और विटामिन काफ़ी ठीक ठाक से निकल के आ जाएंगी, जैसे कि कौन से विटामिन फैट में सॉल्युबल है, कौन से विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल है, कौन से वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वो सारी चीज़ें, कौन सा कब कहाँ मिलता है। और मैं बोल रहा था कि विटामिन डी कितने टाइप होते हैं, आधे पे जाके रोका नंबर, ठीक है, देख लेना, इस फिर को और बोला जाएगा, ठीक है, कर करते हैं।